Now, the revision of chapter 6, staffing, part 2 of day 3. Chapter 6, staffing, organizing में part 1 में we have completed. In part 1 video we have completed organizing. Part 2, staffing. 5 functions of management. Let's do the quick revision. 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. तो planning, organizing, staffing, directing, controlling में planning refers to प्लान कैसे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट, ये सब. ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट वाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब चीज़ तो कर लिए, काम करेगा कौन? जो क्वेश्चन है हु विल डू इट, द क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड बाय दिस चैप्टर, स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब आपके बिजनेस में जो वैकेंसी है, आपके बिजनेस में जो डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कौन करेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. दैट मीन्स वी नीड ह्यूमन रिसोर्सेज. और ह्यूमन रिसोर्स एक शॉर्ट फॉर्म है HR, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आतंक मचा के रखे हुए हैं. तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपके अपने वैकेंसीज को, जो खाली वैकेंट पोजीशन है, उसको जिस तरीके से आप फिल करते हो, बहुत सारे प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग. आइए पढ़ते क्या लिखा हुआ है. इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्ट्री एंड सैटिस्फाइड वर्क फोर्स. मतलब ये मैनेजमेंट का वो प्रोसेस है जो कि डील करता है कहाँ से मिलेगा, कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसको मेंटेन करेंगे, जिससे कि हमारा जो वर्कफोर्स है काम करने का जो है वो प्रॉपर तरीके से सैटिस्फाइड, बिजनेस के लिए भी, एम्प्लॉइज के लिए भी. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्यों जरूरी है स्टाफिंग? क्योंकि आपके जॉब्स को फिल करता है विथ कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है केपेबल पर्सन से वो आपके पोजिशन को फिल करेगा. बेटर परफॉर्मेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये इट्स अ कॉमन फीचर्स जो कि आप सब में इंपॉर्टेंस आप सब में लिख सकते हो. इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, दीज आर द इम्पोर्टेंस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आएगा ही आएगा, मार्क माई वर्ड. शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डेफिनेटली कमिंग इनटू योर एग्जाम. फिर मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था मेरे को. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? लोगों को हायर करना, लोगों के एजुकेशन, लोगों को स्किल को देखकर वो कौन से डिपार्टमेंट में फिट होंगे, कौन से डिपार्टमेंट में फिट नहीं होंगे, क्या काम करवाना है, कितना काम कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, उन सारे चीज़ों का पूरा मैनेजमेंट. क्योंकि एक ह्यूमन को संभालना, ह्यूमन को डील करना इज नॉट एन ईजी थिंग. अगर बिजनेस में ये कोई कर रहा है, उसको मेंटली तो ठीक है, उसको प्रॉपर उसको पैसा जो सैलरी दे रहे हैं वो तो ठीक है, उसके लिए कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, रूल्स रेगुलेशन, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर, वो कितना काम किया कितना नहीं, उसको जितना सैलरी दे रहे हैं वो उतना काम कर भी रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ देखना इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. It helps in the staffing process as it brings people and organization together so that organizational and individual goals could be achieved. इससे ह्यूमन का, क्योंकि इट्स अ लिंक, जो HR होता है ना, HR एम्प्लॉइज के लिए भी काम करता है और कंपनी के लिए भी काम करेगा. हायर तो उसको कंपनी करता है, बट वो डील करता है एम्प्लॉय से, कि एम्प्लॉयज को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, वो सब चीज डील करके वो मैनेजमेंट को जाके बताता. तो HR इज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज. तो ऑब्वियसली इससे दोनों का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है. नेक्स्ट, स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस. एज वी हैव लर्न द ऑर्गेनाइजिंग का 4 स्टेप्स, प्लानिंग का 7, ऑर्गेनाइजिंग का 4, और यहाँ पे स्टाफिंग में वी हैव 5. Okay, so we were discussing about the staffing process. In the planning process we have 7 steps. In the organizing we have 4, and in staffing we have 5. As you can see, 1 2 3 4 5. स्टाफिंग का मतलब लोगों को सेलेक्ट करना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो वैकेंट पोजीशन है उसके लिए कौन प्रॉपर सुटेबल होगा. तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट.
लोगों को हायर करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में एक्चुअल में लोगों की जरूरत है कि नहीं है। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है, 5, 10, 15, 2, 3, 1, कितने लोगों की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देन वी हैव, अगर आपको पता है कि नहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोगों की कमी है, अगर आपको लग रहा है कि 2 लोगों की कमी है, एक आपको असिस्टेंट चाहिए और एक आपको सीनियर लेवल पे चाहिए, तो आपको ये 2 लोगों की जरूरत है। आप क्या करोगे उसके बाद, रिक्रूट करोगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर योर प्रोस्पेक्टिव जॉब, लोगों को खोजना। अब लोगों को खोजना, आप डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट देते हो। देखना टेलीग्राफ में आता है हर संडे को पूरा क्लासिफाइड सेक्शन, सनमार्ग में क्लासिफाइड सेक्शन होता है, टेलीग्राफ में क्लासिफाइड सेक्शन होता है। हर डिपार्टमेंट से, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, आपका एजुकेशन हो, सब चीज़ का, जो भी चीज़ जहाँ पे अगर नॉर्मल बैक ऑफिस का काम हो, बैंक में हो, कहीं भी नॉर्मल शॉप में अगर लोगों की ज़रूरत होता है तो सारा चीज़ का एडवर्टीजमेंट वहाँ पे आता है। संडे के टेलीग्राफ में क्लासिफाइड सेक्शन होता है, वहाँ पे 1 पेज 1.5 पेज का सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको सारे कंपनीज का अवेलेबिलिटी, वैकेंसी सब पता चलता है। तो कंपनीज वहां से लोगों को खोजना, लोग एडवर्टाइज करते हैं तो उसके लोग खोजते हैं। सिलेक्शन नहीं तो कभी कभी आप सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा पोजीशन आज क्या है, लिंक्डइन। अगर आपको पता होगा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक तो आप लोग जानते हो, बट लिंक्डइन इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द जॉब। मतलब अगर आपका इसमें जॉब, जो लोग एक्चुअल में ऑन करते हैं, बिजनेस करते हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अपना प्रोफेशनल चीज यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं और अपना अपडेट, प्रोफाइल अपडेट करते हैं विद अ प्रोफेशनल थिंग, कि आप कितने प्रोफेशनल, मतलब आपने अभी तक कहाँ कहाँ ज्वाइन किया है, कहाँ कहाँ काम किया है, ये सारी चीजें। तो वो होता है आपका रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट से आपको वहां भी बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारा वैकेंसी पता चलता है। बहुत लोगों का सिलेक्शन, बहुत लोगों का चीज तो लिंक्डइन से ही लोग प्रोफाइल खोज के निकाल लेते हैं। सिलेक्शन, जो लोग अप्लाई किए होंगे, सपोज 2 लोगों की जरूरत थी, 2 लोगों में से 12 लोगों ने अप्लाई किया उस पोस्ट के लिए, 12 लोगों में से कितने लोग सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली 2 ही सेलेक्ट करेंगे। उस 2 का प्लेसमेंट देंगे हम। प्लेसमेंट देंगे मतलब जिनको सेलेक्ट किया है हम उसको प्लेसमेंट, काम देंगे उसको, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एवरीथिंग। एंड देन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसको फैमिलियर करवाएंगे आपके रूल्स रेगुलेशन और ये सबसे, कि नहीं देखिए दिस इज द रूल्स रेगुलेशन, आपको ये फॉलो करना है, ऐसे फॉलो करना है, ये सारी चीजें। एंड लास्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है पता है? ट्रेनिंग रेफर्स टू the short period of time and the development refers to the long period of time and for the lifetime even. Training, suppose in the 2018 when I started teaching, तो I was in the training period कि मुझे पता करना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ाना है। When I was started, तो यहाँ पर जैसे बिजनेस स्टडीज में जितने भी बिजनेस स्टडीज पढ़ाना होता था, पॉइंट्स को, मतलब ऑब्वियसली हेडिंग है तो उसके अंदर पढ़े हुए, काफ़ी ग्रेजुएशन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। 2015 में आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, 18 में पढ़ाना स्टार्ट किया, 3 साल का गैप, स्कूल लेवल पे बीएसटी पढ़ा था, 2012 में आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। तो ये सारी चीज़ों को देखकर तो क्या पढ़ाना है, क्या लाइन है, सब भूल गए थे। अब धीरे धीरे ट्रेनिंग जब हम 2018 में पढ़ाना स्टार्ट किए तो उस टाइम पर लाइन टू लाइन पढ़ाते, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना स्टार्ट किए थे। मेरे को टाइम लगा, 1 साल लगा। 1 साल के बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में, कि मेरे को 1-1.5 साल के बाद कि मेरे को पॉइंट्स बताओ, आई एक्सप्लेन। अब क्या हुआ है कि अब मेरे को टॉपिक भी पता है, मेरे को टॉपिक भी पता, पूरा सिलेबस मुंह जुबानी याद हो गया कि मेरे भाई ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे को लाइक बीएसटी में अभी ठीक है टॉपिक में इंपॉर्टेंस का पॉइंट्स और ये सब देखना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉइंट्स भी देखने का जरूरत नहीं है और बिना खाली बोलेंगे बुक भी निकालने का जरूरत नहीं है, आएंगे लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। अब आप खोजते रहो कौन सा बुक, कौन सा टॉपिक, कौन सा मैम पढ़ा के चैप्टर गई। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ट्रेनिंग, काम सीखने के बाद आप जो उसको अप्लाई करते हो, डेवलपमेंट इज फॉर द लाइफ टाइम। आज भी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज भी हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते ही है। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और अपने स्टूडेंट से ये सीखते हैं, ऐसा नहीं कि अपने से सीख रहे हैं, अपने स्टूडेंट से ही हम कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। नाउ द एलिमेंट्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। क्या है हमारा एलिमेंट्स और कॉम्पोनेंट्स? रिक्रूटमेंट, सबसे पहला स्टाफिंग का 3 स्टेज होता है, रिक्रूटमेंट,
अच्छा, before proceeding with the components or elements of staffing, there is one important thing. After training and development, in your NCERT book you have 3 more points. That is, आपका first is performance appraisal, second is promotion and career planning, and third is compensation. Performance appraisal, promotion and career planning, and compensation. So these 3 are also the steps of staffing process. क्योंकि पहले देखेंगे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, सेकेंड लोगों को खोजना इज रिक्रूटमेंट, लोगों को सेलेक्ट करना सिलेक्शन, उनको प्लेसमेंट काम पे रखना, उनको फेमिलियर करवाना इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उनको ट्रेनिंग देना और उसका डेवलपमेंट काम सिखाते रहना, मतलब सीखते रहना डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि काम सीख लेंगे तो वो अपने काम को और अच्छे तरीके से करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, प्रमोशन भी होगा, नॉर्मल पहले जूनियर टीचर होता है, फिर सीनियर टीचर होता है, फिर HOD, फिर कोऑर्डिनेटर्स, फिर वाइस प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। एंड द लास्ट इज कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है लास्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, कि अगर हम काम छोड़ दिए हैं तो उसके बदले में जो PF जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ऑल दिस थिंग रेफर्स टू एज कॉम्पेंसेशन। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स इन ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। टोटल 8 पॉइंट्स आर देयर एंड यू पीपल विल फॉलो द 8 पॉइंट। बुक में 8 का 8 पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। 3 तरीके से स्टाफिंग करेंगे। रिक्रूटमेंट, फाइंडिंग द बेस्ट पर्सन, सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन और ट्रेन द बेस्ट पर्सन। देखो, फाइंड खोजो, सेलेक्ट करो और उनको ट्रेन करो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। फटाफट कंप्लीट करेंगे इसको। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट पर्सन को खोजना और उसको अपने काम पे रखना इज नोन एज रिक्रूटमेंट। 2 तरीके से खोज सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में आएगा अगर आप अपने ही लोगों को लाइक कोऑर्डिनेटर बनाना है या वाइस प्रिंसिपल बनाना है या प्रिंसिपल बनाना है, अगर आप अपने ही स्कूल के टीचर को प्रमोशन देकर आप उसको प्रिंसिपल बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब अगर आपको प्रिंसिपल का पोस्ट खाली है और आप बाहर से प्रिंसिपल को लेकर आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स इट रेफर्स टू मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, और एक्सटर्नल का मतलब होता है फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। Now in the CBSE case based question, the question will come, which one is more effective, internal source कि external source? अब दोनों का ही अपना फायदा है, अपना नुकसान है। तो आप क्या लिखोगे? There should be a proper balanced, there should be a proper balance between the internal and external, because it is not possible to fill all the vacant position from the internal source of recruitment. मैम क्यों? सपोज अगर आपने प्रिंसिपल का पोस्ट को फिल करने के लिए आपने इंटरनल सोर्स यूज किया है, आपने टीचर को ही प्रिंसिपल बना दिया है, तो प्रिंसिपल बनने के बाद उसका तो पोस्ट खाली है। अब उसका पोस्ट खाली, तो उसके नीचे में जो लोग होंगे उसको आपने ट्रांसफर कर दिया, तो एट दी एंड जो एकदम लोअर लेवल का है वो तो जॉब वैसे भी खाली है, तो आपको एक्सटर्नल यूज करना ही पड़ेगा। तो इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते विच वन इज बेस्ट, but there should be a balance. But there is a more important thing as well. You cannot fill all the vacant positions through internal source of recruitment. You need to apply the external source to the lower level. अगर आपने ट्रांसफर किया है या प्रमोशन किया है तो कुछ और भी है। देखो यहाँ पे 2 तरीके से इंटरनल हो सकता है, प्रमोशन या ट्रांसफर। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में डाल दिया तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर, तो उसका पहले वाला ब्रांच का तो लोग खाली हो गया, उसको तो भरना पड़ेगा, उसके तो एक्सटर्नल लगेगा ही। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में कोई भी बेस्ट नहीं है, बट अगर आपको बोला जाए कौन सा बेस्ट है, आप दोनों का फायदा दोनों का नुकसान 2-2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दोगे। इंटरनल का ये फायदा है, ये नुकसान है, और जो इंटरनल का डिसएडवांटेज होगा वही आपका एक्सटर्नल का एडवांटेज बनेगा। फाइन। और इंटरनल रिक्रूटमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं, दैट इज प्रमोशन एंड ट्रांसफर, 2 तरीके से। बट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने का, ये CBQ में आता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने का देयर आर सो मेनी पॉइंट।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग. दीज आर द 10 नेम्स जो कि इंपॉर्टेंट है. और बेटा ऐसा नहीं आएगा कि बेटा राइट द नेम ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. आपको देगा पैराग्राफ एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा कैजुअल कॉलर्स है, कौन सा एडवर्टीजमेंट है, कौन सा कैंपस रिक्रूटमेंट है. इसका डिटेल्स, क्योंकि सिंस दिस इज अ रिविजन तो आई एम अज्यूमिंग कि ये पता होगा. 2-3 चीज खाली मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जो कि थोड़ा सा आप लोग के लिए नया होगा. तो कैजुअल कॉलर्स, आई विल एक्सप्लेन 2 to 3 things only. I'll explain the casual callers, I'll explain the labor contractor, एडवर्टाइजिंग एंड टेलीविजन. कैजुअल कॉलर्स इसमें से थोड़ा सा यूनिक है. तो कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है कि सपोज अगर मैंने किसी भी कंपनी में अप्लाई किया है, ऑब्वियसली मेरा डेटा, मेरा सारा सीवी, सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ उसके पास में है, उसके डेटा में जाके रिकॉर्ड हो जाता है क्योंकि हम लोग मेल करते हैं. तो उनके डेटा में मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी सेव्ड है. जब वैकेंसीज आया था तो मेरा उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ, बट हम शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा. हम सिर्फ 3rd स्टेज तक गए थे, 4th और 5th स्टेज में हम क्वालिफाई नहीं किए थे. मेरा डेटा उनके पास है. अगर फ्यूचर में शॉर्ट लिस्टेड थे हम, अगर फ्यूचर में वैकेंसीज आता है तो दे विल पहले मेरे से मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड किए थे उन कैंडिडेट को कॉल करेंगे और फिर अपना स्टाफिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे. एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज कैजुअल कॉलर्स. कि पहले आपने किया था बट नहीं हो पाया तो अब वापस से सेकेंड टाइम आपका डेटा सेंस रिकॉर्ड होता है उसमें डेटाबेस में, उनके कंपनी के डेटाबेस में. तो आपको वापस जब वैकेंसीज आएगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा. दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो भी लेबर्स लोग काम करते हैं बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब साइट पर, तो उनको क्या लगता है कि वो सब लेबर्स कहाँ से आते हैं? वो सब लेबर का एक यूनियन होता है जिनको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर. वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको लेबर्स लोग को, वर्कर लोग को काम देने का काम करता है. एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन, रेडियोस पे हम लोग सुनते ही हैं कि यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे जॉब है वो. और वेब पब्लिशिंग, किसी किसी का वेबसाइट पे ही हायरिंग करके लिखा हुआ होता है. दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट वी हैव सिलेक्शन, जिसको रिक्रूट किया, अगर जितने लोगों ने अप्लाई किया, 10 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है तो उसका इंटरव्यू सेशन होगा, टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, जो भी करना है उस पूरे प्रोसेस को फॉलो जो करता है उसको बोलता है सिलेक्शन. It is a process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidate for the job. 10 लोगों में से if you are selecting the 2, that 2 is called a selected person. Selection process पढ़ लेंगे, important है. Next, difference between recruitment and selection, very important. एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने पढ़ाई दिया. व्हाट इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 2, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. हाँ, एक चीज, मेथड ऑफ ट्रेनिंग. कितने तरीके के ट्रेनिंग होते हैं, कितने तरीके के मेथड्स होते हैं? 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या? ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज कि काम करते हुए एज इन अगर आप किसी एम्प्लॉय मतलब किसी ऑफिस में हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, वहां पे काम को कंप्लीट करने के लिए आपको एक सेशन में भेज दिया जा रहा है, वर्कशॉप करना पड़ रहा है. दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग. काम को सीखने के लिए जो ट्रेनिंग लेना पड़ता है दैट इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग. बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब जो आप अपने स्किल को अपडेट करने के लिए खुद से जो वर्कशॉप्स करते हैं, खुद से जो सेमिनार अटेंड करते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. लाइक सपोज I am a accountancy teacher, I am a BST teacher, but I know the financial market as well. तो फाइनेंशियल मार्केट जो पूरा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का जितना भी नॉलेज है, सिलेबस में जो करिकुलम में था, बट करिकुलम में आपका 100 मार्क्स है, उसको मैंने खुद से अपने से टाइम निकाल के मैंने उसको सीखा है. क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम पीरियड, क्या नहीं, कौन सा स्टॉक, क्या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं, ये सब मैंने खुद से सीखा है. किसी काम को स्कूल में ये सब नहीं सिखाते, या स्कूल के जॉब के लिए ये सब नहीं रिक्वायरमेंट है. मैंने अपने नॉलेज के लिए सीखा है, अपने लिए, तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. एम आई क्लियर? तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग वाइल डूइंग, और इट रेफर्स टू द मेथड इन विच ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम हिज जॉब.
दिस मेथड इन्वॉल्व लर्निंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले, जैसे ऑब्वियसली जैसे मैंने सीखा तो है फाइनेंशियल मार्केट, मैंने सीखा है पूरा, सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट, वीडियो देख देख के सब कुछ सीखा है। आजकल सीखने के लिए ना आपको पैसा देने का जरूरत नहीं, यूट्यूब में एवरी कंटेंट इज अवेलेबल। आपको अगर कुछ भी एक्चुअल में सीखना है ना, आपका विल पावर इज स्ट्रांग, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। आई हैव लर्न, उसको मैंने बुक पढ़ा है, 2-3 बुक पढ़ा हुआ है, यूट्यूब से सीखा है। तो लर्निंग बिफोर डूइंग आज करिकुलम में, सीबीएसई करिकुलम में एक सब्जेक्ट है, FMM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये बोलकर एक पूरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अब ये करिकुलम है, मेरे पास एक स्टूडेंट भी है जो कि इस सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं। तो द थिंग इज, जो मेरा सीखा वो वेस्ट नहीं गया, वो यहाँ पे काम आएगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ये भी CBQ में आने के चांसेस बहुत हाई है, 85% चांसेस है ये आने के। इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो फेमिलियर करवाते हैं ये सब, वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। Okay, so we were discussing about induction training, vestibule training, apprenticeship training and internship training. As I said, induction training or orientation training is getting familiar with the organization, rules, regulation, people, कि कौन क्या काम कैसे करता है, उसको induction training बोलते हैं। वेस्टिबल ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग जो कि आप चीज़ों को देखकर, सिमुलेट करके, जो आप चीज़ों को देखकर ट्रेन, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप जो अपने काम में अप्लाई करते हो कि नहीं ये ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर, देखकर, सीखकर आप अपने काम में जो अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबल ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज कॉल्ड आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। अगर आपके घर पे कोई CA CS कर रहा हो, अगर आपके भैया दीदी कोई भी अगर CA CS कर रहा हो, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ CA यू कैन क्वालिफाई, यू आर क्वालिफाइंग फॉर डूइंग द आर्टिकलशिप। आपका पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका ऑनगोइंग प्रोसेस में ही आपको CA का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 साल का पूरा वो चीज़ करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो कि आपके बॉस, आपको एक फर्म ज्वाइन करना पड़ता है और आप किसी के अंडर में रहकर काम को सीखते हो, वाइल लर्निंग द नॉलेज एज वेल। पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना पड़ता है, प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल। एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग वी कैन कॉल इट एज अ टीचर का इंटर्नशिप होता है, डॉक्टर्स का इंटर्नशिप होता है। डॉक्टर्स और टीचर अपना पूरा एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो रियल प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं और 0 लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और इंटर्नशिप डॉक्टर्स, लॉयर प्रोफेशन पे ये चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। एंड इसी के साथ होता है हमारा और स्टाफिंग चैप्टर भी कंप्लीट।